नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता संजय राउत ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसी बात कह दी जो अभी तक किसी ने नहीं बोली। संजय राउत ने जो आक्रमणकारी इस देश में आया था उनकी संतानों की तुलना मोदी से कर दी और मोदी को कह दिया कि जो औरंगजेब है उसका इतिहास है कि वो गुजरात में जन्मा था और महाराष्ट्र का इतिहास है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की धरती है। हमने औरंगजेब को धरती में गाड़ दिया तो मोदी क्या चीज है। यानी उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उसके नेता इस तरह की नीयत रखते हैं, मोदी के प्रति इतनी घृणा रखते हैं कि वो मोदी को जमीन में गाड़ने की बात कह रहे हैं, वो भी सार्वजनिक मंच से। और ऐसे में जब चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र की चुनाव की सरगर्मी में, क्या वोट लेने के लिए मोदी का अपमान करना जरूरी है? देश की विपक्षी पार्टियों का अगर इतिहास देखें तो जब से 2014 के चुनाव के बाद फिर 19 के बाद अब तीसरा चुनाव है, आप देखेंगे इन्हें लगता है कि मोदी को जितनी गाली देंगे, शायद इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो मोदी की मृत्यु देखना चाहता है, मोदी को राजनीति में नहीं देखना चाहता है। वो नहीं देखना चाहता है कि मोदी इस धरती पर रहे। तो इन नेताओं को लगता है कि तुष्टीकरण के कारण जब हम ये इस तरह के बयानबाजी करेंगे, हम राम मंदिर के विरोध में बोलेंगे, राम के विरोध में बोलेंगे, सनातन को गाली देंगे, सनातन के खात्मे की बात करेंगे, हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और मोदी को जान से मारने की धमकी तक दे देंगे, तो शायद हमें मुस्लिम वोट मिल जाए। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएं ताकि हम जीत पाएं। संजय राउत के इस बयान का मुझे मतलब समझ में नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो औरंगजेब है वो गुजरात में जन्मा था और वो कहते हैं कि गुजरात में जन्मा था तो मोदी भी वहीं पे जन्म लिया है। वो कहते हैं औरंगजेब का जो जन्म है वो नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ था। आप देखिए इतिहास, अहमदाबाद के बगल में दाहोद गांव है जहां औरंगजेब का जन्म हुआ था। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ, इसलिए वह हमारे साथ औरंगजेब जैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि एक औरंगजेब को हमने इस महाराष्ट्र की धरती में गाड़ा है। तो मोदी क्या चीज है, आगे ये बोलते हैं। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ये क्यों लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को, जो सबके प्यारे हैं, मोदी जी को गाली देंगे और देश की जनता उनको पसंद करेगी। हाँ, मैंने जैसा कहा, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जरूर हैं जिनको ये मोदी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे लोग जो राम जी का मंदिर अयोध्या में नहीं बनने देना चाहते थे, 550 साल अड़ंगा अटका के रखा, राम के मंदिर को नहीं बनने दिया। वो कांग्रेस जिसने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा, जिसने साजिश करी और इस देश का बंटवारा कर दिया, जिसने षड्यंत्र करके लाखों एकड़ जमीन भारत की वक्फ बोर्ड को दे दी, वैसे लोग तो चाहते ही नहीं है कि मोदी देश में प्रधानमंत्री के रूप में रहे। क्योंकि मोदी है तो वक्फ बोर्ड की खात्मे की बातें चलने लगी हैं, मोदी है तो जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही है, मोदी है तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लाने की बात चल रही है, मोदी है तो राम जी का मंदिर बन गया है, मोदी है तो कृष्ण जी के मंदिर की बात चल रही है, मोदी है तो इस देश का विकास हो रहा है, मोदी के चलते इस देश की सेनाएं मजबूत हो रही हैं और मोदी के चलते सनातन की बात हो रही है, मोदी के चलते गौ रक्षा की बात हो रही है, मोदी के चलते संतों की रक्षा की बात हो रही है। तो आज ऐसे लोग हैं जो इस बातों को नहीं चाहते, वो मोदी को नहीं चाहते। और जो सनातनी है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कल्पना करता है, जो राम जी के मंदिर बनने से खुश है, जो श्याम जी के मंदिर को देखना चाहता है मथुरा में, जो ये देखना चाहता है कि भारत जो अखंड भारत था उसका पुनर् उसी तरह का स्वरूप हो, वो मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री एक बार नहीं बार बार चाहता है। तो संजय राउत के बयान से यह साफ हो गया कि वो औरंगजेब से मोदी की तुलना करके किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ना तो उनको इतिहास की जानकारी है, ना उनको मोदी के चरित्र के बारे में कोई जानकारी है। मोदी की तुलना करके एक ऐसे आक्रमणकारी लुटेरे से जिसने हिंदुओं का विनाश किया, इस देश को लूटा, मंदिरों को तोड़ा,
आप कह रहे हो मोदी जी औरंगजेब जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई लोग, विपक्षी लोग कहते हैं मोदी तानाशाह है, ये शब्द गढ़ा गया है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मोदी अगर तानाशाह होता, अगर मोदी तानाशाह होते, हैं नहीं, अगर होते, तो ये जो संजय राउत ने जमीन में गाड़ने की बात मोदी जी को की है, उसके तत्काल बाद ये मेरे ख्याल इस धरती पर नहीं होते, धरती पे नहीं हो सकते थे। अगर तानाशाह होते, जेल में तो होते ही होते। विपक्षी पार्टी का एक भी नेता जेल के बाहर होता ही नहीं अगर मोदी तानाशाह होते। अगर मोदी तानाशाह होते तो जिन चैनलों पर मोदी को गाली दी जा रही है, वो चैनल, वो अखबार, वो समाचार पत्र, वो पत्रकार जेल के बाहर नहीं होते, शायद दुनिया में भी ना होते। क्योंकि जो भी तानाशाह हुए हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है जिसने इमरजेंसी लगाई और विपक्षी नेताओं को जेल में भर दिया था, और इसी तरह मीडिया को पूरी तरह कुचल दिया गया था। आलम यह था कि अगर इंदिरा गांधी के विरुद्ध में कोई कुछ बोल जाए तो पता यह चलता था कि कुछ दिनों बाद दुर्घटना में मारा गया। मोदी के चलते कितने विपक्षी पार्टी के नेता मरे हैं। प्रमुख पार्टी कांग्रेस है, बताएं जरा कि कांग्रेस के कितने लीडर हैं जो इस तरह से मारे गए, जेल में डाल दिए गए, बताएं जरा। लेकिन ये तुलना करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि मोदी को गाली देने से एक वर्ग को खुशी मिलेगी। जो इस देश में राम जी के मंदिर को नहीं चाहते, श्याम जी के मंदिर को नहीं चाहते, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, जनसंख्या नियंत्रण नहीं चाहते, वो तो खुश हैं कि चलिए एक हिंदू में से ऐसा पैदा हो गया। मैं जयचंद से तुलना नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसा पैदा हो गया, ऐसे अनेक पैदा हो रहे हैं जिनको जिस शाख पर बैठे हैं उसी पे आरा चलाने में आनंद आ रहा है। उनको पता नहीं है कि आप बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। बहरहाल संजय राउत के इस तरह की टिप्पणी से अब आगे देखना होगा। 5 चरण का महाराष्ट्र के अंदर 5 चरण में चुनाव है, जो कि आपको बता दूं कि यहाँ पे 19 अप्रैल से लेकर और 20 मई के बीच ये चुनाव होना है, और 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होगा। तो निश्चित रूप से जनता तय करेगी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आज बौखलाहट इसलिए है ये उद्धव ठाकरे शिवसेना की, और उसका प्रवक्ता जो बोलता है, जो संजय राउत बोलता है, वो वही है जो उद्धव ठाकरे बोलना चाहता है। लेकिन आज एक देश का दुर्भाग्य देखिए, खास तौर पे उद्धव ठाकरे शिवसेना का दुर्भाग्य देखिए। पहली बात तो वो शिवसेना 2 भाग में बढ़ चुकी है। जो असली बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ आकर खड़े हो गए हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो शिवसैनिक हो। आज उद्धव ठाकरे की स्थिति देखिए कि वो बाला साहब ठाकरे जी के वंशज हैं, उनके बेटे हैं। लेकिन आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे जी, अब स्थिति ये आ गई है कि पहली बार अपनी पार्टी को वोट नहीं करने जा रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेंगे। वो कांग्रेस जिसके विरुद्ध हमेशा से बाला साहब ठाकरे ने आवाज उठाई, और बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि जिस दिन मेरी शिवसेना में इस तरह की बातें आई कि मेरा कांग्रेसीकरण हो गया तो मैं इस शिवसेना को खत्म कर दूंगा। आज उन्हीं बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा स्वर्गलोक में बैठी हुई जब देखेगी कि मेरा बेटा जिसको मैंने शिवसेना चलाने को दी, वो आज उसी सोनिया गांधी की कांग्रेस को वोट डाल रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो ये ठाकरे रहते हैं, ये बांद्रा में रहते हैं, और इनका आवास मुंबई उत्तर मध्य इस निर्वाचन क्षेत्र में आता है, और वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं। जिस तरह का समझौता उद्धव ठाकरे ने किया है, अपने आवास जहां है वहां की सीट भी उद्धव ठाकरे नहीं ले सके। इनकी स्थिति देख लीजिए। और इनको अपने ही शिवसैनिक सामने टक्कर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसी 6 सीट मुंबई की हैं जिस पर सीधे सीधे आमना सामना होगा एकनाथ शिंदे और शिवसेना का उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। वो है मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर जिससे पीयूष गोयल जी खड़े हुए हैं, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर पूर्व और मुंबई की उत्तर पश्चिम। ऐसी ये 6 सीटें जिसमें आपको बताएं आमना सामना शिवसैनिकों का है। अब इसमें तय होगा कि जो मुंबई कर जो लोग हैं, मुंबई के जो लोग हैं वो किसके साथ हैं। एक बार ये पहला ऐसा मामला होने जा रहा है, पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जब 2 फाड़ शिवसेना के हुए हैं, उसके बाद का चुनाव है। इसमें मुंबई कर अपनी मोहर लगाएंगे कि उनकी विचारधारा किसके साथ है और वो किसके साथ हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना
एक तरफ खड़ा है एकनाथ शिंदे शिवसेना का कैंडिडेट, और ये ऐसी 6 सीट हैं जो एक सैंपल आप मान सकते हैं पूरे महाराष्ट्र का मूड क्या है वो ये बताने के लिए काफ़ी होगा। और जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है, इसीलिए बौखलाहट भरी बातें कर रहे हैं, ये मोदी जी को जमीन में गाड़ने की बातें कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये है कि ये बौखलाहट कम और बदतमीजी ज़्यादा है कि वो मोदी कौन है, मोदी क्या है, और तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने इसको, जिस तरह से मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं, उन्होंने संजय राउत के इस बयान पे जो टिप्पणी करी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा भाई हमारे विरोधी जो है कीर्तिमान बना रहे हैं, वो मुझे लगातार गालियां दे रहे हैं। आज ही मोदी को 104वीं गाली दी है, उन्होंने गाली काउंट की है, औरंगजेब कहकर नवाजा है, लेकिन देश ने अपना मन बना लिया है। मोदी जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि ठीक है, वो गाली देते जाएं, मैं गिनता जा रहा हूं। और ये आपको याद ही होगा कि शिशुपाल वाली जो घटना है कृष्ण जी के जीवन की, उसमें एक लिमिट थी 100 गालियों तक की। मोदी जी की शायद वो लिमिट आगे है, उन्होंने 100 नहीं 110 रखी होगी या 111 रखी होगी, क्योंकि 104 तो वो गिन चुके हैं। लेकिन इतना तो तय है कि संजय राउत जी ये चुनाव निपटने दीजिए, आपकी एक एक गाली का हिसाब होगा, चिंता मत करिए, आपका इंतजाम पूरी तरह से है। आप भूल गए कि आप जमानत पर हैं, केस पेंडिंग है, भ्रष्टाचार का जो कमाया हुआ नोट है, शायद उसी की खनक, नोटों की अकड़ और बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी का आपको जो अहंकार है वो शायद बोल रहा है। लेकिन आपसे अब हिसाब मांगेगी देश की जनता। चुनाव निपटने दीजिए, ईडी आपको बुलाएगी और पूछे जाएगा कि जो आपने प्रॉपर्टी जमा की है ये बता दीजिए कि कहाँ नौकरी करते थे या कौन सी दुकान चलाते थे, हिसाब देना पड़ेगा। निश्चित जान लीजिए जेल जाने वालों में एक नेता संजय राउत भी होंगे, और वो भूल गए हैं शायद कि जमानत पर आने से केस खत्म नहीं होता है। इन सब का हिसाब अब महाराष्ट्र की जनता भी करेगी और देश का कानून भी करने जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।